हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है शांति निकेतन और जिसे लिखा है परवेज अनीस ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना हुआ। ऑफिस के काम से फारिग हुआ तो मुझे सबसे पहले अपने कॉलेज के ख़ास दोस्त शुभम की याद आई। मेरी उससे आखिरी मर्तबा बातचीत करीब 6 साल पहले हुई थी, जब उसने अपनी शादी की दावत देने के लिए फ़ोन किया था। मैं जाना भी चाहता था मगर ऑफिस की मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया और नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। अबे साले, इतने दिनों बाद मेरी याद आई। कहाँ था यार इतने दिनों तक? 6 साल हो गए तुझसे बात किए, शादी में भी नहीं आया और आज कैसे याद आ गई? मैंने जब उसे बताया कि मैं दिल्ली में हूं तो उसने अपने मखसूस अंदाज में गाली देकर खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं तुझे घर की लोकेशन भेज रहा हूं, तू पहुंच। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर पहुंच रहा हूं। घर पर तेरी भाभी होगी, मैं उसे अभी फ़ोन कर देता हूं। और हाँ, एक बात, अतुल भी आजकल यही जॉब कर रहा है, मैं उसे भी फ़ोन करके बुलाता हूं। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। अतुल भी हमारा कॉलेज का जिगरी दोस्त था। हमारी तिकड़ी कॉलेज में मशहूर थी। कोई हमें त्रिदेव तो कोई गांधी जी के 3 बंदर कहकर चिढ़ाता था। फ़ोन कट होते ही व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन रिंग बजी। शुभम की घर की लोकेशन आ चुकी थी। मैंने लोकेशन टैक्सी वाले को दिखाते हुए उसे वहां चलने के लिए कहा। टैक्सी वाले ने लोकेशन देखते ही कहा, अच्छा, शांति निकेतन जाना है, चलिए। करीब 2 घंटे के शोरगुल से भरे थका देने वाले सफ़र के बाद टैक्सी वाले ने मुझे उस बिल्डिंग के सामने उतारा जिसे लोग शांति निकेतन के नाम से जानते थे, जहां शुभम का फ्लैट था। ये बिल्डिंग कम अजायब घर ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा आदम के ज़माने की इमारत हो। दीवारों पर काय की परतें जमा थी। बिल्डिंग को कब कलर किया गया था और कौन सा, ये पता लगाना खुदाई करके हड़प्पा और मोहंजोदाड़ो ढूंढने जैसा था। बिल्डिंग के आसपास बबूल के दरख्तों ने ऐसा डेरा जमा लिया था गोया वो एक दिन इस बिल्डिंग को निगल जाएंगे, जिस तरह एनाकोंडा इंसान को निगल जाता है। मैं बिल्डिंग के सामने बने गेट, जिसे जंगली बेलों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, दाखिल होने लगा तो एक बूढ़ा गार्ड अचानक नमूदार हुआ। कौन हो तुम? तुम्हें किससे मिलना है? मैं उसकी इस तरह अचानक सामने आने से डरकर पीछे हटते हुए कहा, शुभम के घर जाना है। उसने अपनी सफेद भौं से ढकी लाल लाल आंखों को खोला और एक नजर मुझ पर ऊपर से लेकर नीचे तक डाली और बड़े अजीब लहजे में कहा, 3रे फ्लोर पर 4 नंबर का फ्लैट। मैं बस 3रा फ्लोर सुन पाया, फ्लैट नंबर नहीं। लेकिन उस बूढ़े गार्ड से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ। सीढ़ी से ऊपर जाने ही वाला था कि मुझे लिफ्ट नजर आ गई। मुझे इस बिल्डिंग की ये पहली अच्छी चीज लगी। मैंने राहत की सांस ली। लिफ्ट में पहुंचकर मैंने 3 नंबर की बटन दबाई। लिफ्ट टस से मस ना हुई, लेकिन तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। मुझे इन आवाजों से कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे इस कबाड़ के ढेर से उससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट इतनी तेजी से चल पड़ी गोया कोई रॉकेट मंगल मिशन पर जा रहा हो। मुझे कुछ देर के लिए एहसास हुआ कि इस तरह लिफ्ट चलती रही तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाऊंगा। खैर, लिफ्ट का दरवाजा खुला तो मैं 3री मंजिल पर था। लिफ्ट से बाहर आते ही मेरी नज़र कॉरिडोर पर पड़ी। मुझे ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि बिल्डिंग बाहर से ज़्यादा खौफनाक है या अंदर से। अंदर का हिस्सा बिल्कुल अली बाबा 40 चोर वाले गार जैसा लग रहा था, जहां अशरफियों की चमक न थी लेकिन अमावस का अंधेरा छाया हुआ था। फ्लैट नंबर तो मैं नहीं सुन पाया था, लिहाजा सबसे पहले फ्लैट की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। ऐसा मैंने 3 मरतबा किया मगर कोई नहीं आया। मजबूरन मैं अगले फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत वॉकर के सहारे खड़ी है। उसने नीले रंग का एक मैला कुचैला गाउन पहना हुआ है।
उसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहे हैं जिसमें से एक बदबू उठ रही थी। उसकी एक आंख पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। दूसरी आंख से थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद उसने सपाट लहजे में पूछा, कौन चाहिए? मैंने झट से कहा, शुभम का घर। वो तो 4 नंबर फ्लैट में रहता है। वो बूढ़ी औरत बड़बड़ाते हुए दरवाजा मेरे मुंह पर बंद करके अंदर चली गई। मुझे उसकी इस हरकत पर जरा भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं समझ सकता था कि वो कितनी मुश्किल से वॉकर के सहारे दरवाजे तक आई होगी। मैं फ्लैट नंबर 4 की तरफ बढ़ गया, फ्लैट की बेल बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो मैंने दूसरी मर्तबा बेल बजाई, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। इसी तरह तीसरी और चौथी मर्तबा बेल बजाने के बाद मुझे एहसास हुआ शायद बेल खराब है, इसलिए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब मैंने दरवाजे को जरा जोर से ठोका तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भाभी, भाभी, कोई है? भाभी। मैं भाभी भाभी आवाज लगाता जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी आवाज गले में घुट कर रह गई। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबोर हो गया। मैं खौफ के मारे कांपने लगा क्योंकि ठीक मेरे सामने आराम कुर्सी पर शुभम की लाश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी गोद में एक कागज रखा हुआ था। मैंने अपने हवास पर काबू पाने के लिए एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने के बाद मैं बदहवासी के आलम में लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट ने अब भी अपना वही रंग दिखाया। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट बस आवाज ही कर रही थी और अपनी जगह से 1 इंच न हिली। और फिर चंद लम्हों के बाद इतनी तेजी से नीचे जाने लगी गोया पाताल लोक में ही जाकर दम लेगी। ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद मैं सीधे गेट की तरफ भागा ताकि गार्ड को इत्तला दे सकूं, मगर गार्ड वहां नहीं था। मैंने उसे आसपास ढूंढा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मैं गेट से बाहर निकला ही था कि अतुल आ गया और मुझे देखते ही मुझसे लिपट गया। मेरे पसीने से शराबोर कपड़ों और तेज चलती सांसों की वजह से वो अलग होते हुए कहने लगा, मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना? ठंडी में तुझे पसीना आ रहा है और इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने उसे सारी बात बताई। क्या कहा तूने? तेरी आदत नहीं गई। तो वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। काफी देर तक वो यूं ही हंसता रहा और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर मुझसे कहने लगा, मेरी जान, अब तू जागते में भी डरावने ख्वाब देखने लगा है। हॉस्टल में बहुत रातें खराब की हैं तेरे इन डरावने ख्वाबों ने। अब अपनी नौटंकी बनकर शुभम आता ही होगा। मेरी उससे भी बात हुई है, वो बस पहुंच ही रहा है। अतुल, अतुल, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी शुभम की लाश देखी है। तू मेरे यकीन कर भाई। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि तुझे 100 डेज फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे भाई उस फिल्म को भी 20 साल हो चुके हैं। अब बाहर निकल इस फिल्मों की दुनिया से। ये फिल्म वाले सब हकीकत नहीं दिखाते हैं फिल्मों में। क्या मतलब? मैंने अतुल की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये कि थोड़ी देर में शुभम यहाँ आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुझे अपनी हंसी और नहीं उड़ानी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैं जानता था जब शुभम यहाँ नहीं पहुंचेगा तो खुद ही बात साफ हो जाएगी। मैं अभी इसी उधेड़ बुन में था कि शुभम आ गया। क्या उसने सचमुच शुभम की लाश देखी थी या जो मिलने आया था वो कोई और था? हकीकत जानने के लिए इस कहानी का दूसरा एपिसोड देखना ना भूलें और अब तक की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।